बालको नमस्कार। रिवीजन के क्रम में अध्याय 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल है प्रोसेस सिद्धांत व प्रक्रम चैप्टर है अपना। एग्जाम में 5 नंबर का पार्ट है। 2 प्रश्न एक नंबर वाले, एक वस्तुनिष्ठ और एक आपके अति लघुतरात्मक और 2 प्रश्न आपके डेढ़ नंबर वाले। सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर डेढ़ नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं और 2 प्रश्न एक नंबर वाले आने वाले हैं। देखो शुरुआत करते हैं। इस पन्ने से क्या बन सकती है चीज़ें। जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, फुल फॉर्म में याद रखना। पात्र निषेचन इन विट्रो, जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा EFV, यूरोपियन फेडरेशन आपके बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी याद रखना EFV। इसके आधार पर इन्होंने क्या परिभाषा दी वो याद रखना। नए उत्पाद व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों कोशिकाओं उसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन करना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के अनुसार 2 प्रमुख तकनीक हैं जिनका योगदान है इसमें। पहली आपके आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब DNA या RNA में को चेंज करना, और दूसरा रासायनिक इंजीनियरिंग। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, रोगाणु रहित वातावरण के अंदर वांछित सूक्ष्म जीव तथा कोशिकाओं के अंदर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे प्रतिजैविक है, टीके है, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। तो ये 2 आनुवांशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या हो गया, अंतर हो गया। अब देखो आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक है उसके अंदर मुख्यतः क्या करते हैं, जीन की क्लोनिंग है, जीन का स्थानांतरण का उपयोग करते हैं। क्या बनाते हैं, पुनर्योगज DNA, दोबारा नया DNA तैयार किया जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार जैसा अपन चाहते हैं वैसा DNA तैयार किया जाता है, और ऐसी प्रक्रिया करने के लिए एक जगह प्रतिकृतिकरण करवाना पड़ता है। तो इस प्रकार जो आपकी वाहक होता है उसके अंदर प्रतिकृति का स्थल होता है जिसे ओराई कहते हैं, रेप्लिकेशन। एक प्रतिकृति का मूल जहाँ पर होता है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। इससे फिर जो बनने वाला DNA है वो क्लोनिंग DNA भी बोल सकते हैं। प्रथम पुनर्योगी DNA, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, प्रथम पुनर्योगी DNA का निर्माण किससे किया था, साल्मोनेला टाइफिमुरियम के सहज प्लाज्मिड में। ये प्लाज्मिड था किसका, इस बैक्टीरिया का, साल्मोनेला टाइफिमुरियम नाम का बैक्टीरिया, उसका प्लाज्मिड क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए। गोलाकार गुणसूत्र बाह्य DNA जो स्वयं प्रतिकृति करता है, मतलब जो एनिमल है उसमें जो उसका मेन DNA, उसके अलावा एक गोलाकार DNA और होता है प्रोकैरियोट में, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोला जाता है। में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के जुड़ने से इसका निर्माण होता है। और ये काम किसने किया था, स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने 1972 में ये काम किया था। अब देखो प्रतिबंधन एंजाइम होता है काटने के लिए। प्रतिबंधन एंजाइम को क्या कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसी को क्या कहते हैं, आणविक कैंची। ये DNA को एक विशिष्ट स्थान पर काटता है और जो कटा हुआ DNA है उसको फिर वाहक के साथ में जोड़ा जाता है। तो जोड़ने का काम कौन करता है, DNA लाइगेज एंजाइम करता है। काटने का काम कौन करता है, प्रतिबंधन एंजाइम काटता है। और जो ये बाद में जो जोड़ने के बाद बना ना उसको बोला गया पुनर्योगी DNA। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है कि आनुवांशिक रूपांतरण के 3 मूलभूत चरण कौन कौन से, सीधा ही प्रश्न दे दे, आपको यही याद रखना है कि सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वांछित जीनयुक्त DNA की पहचान करेंगे, इसको परपोषी में स्थानांतरित करेंगे और फिर परपोषी में इसको सुरक्षित रखा जाएगा। अब ये जो प्रतिबंधन जो एंजाइम के द्वारा अपन जो काम करेंगे, पुनर्योगी DNA बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले अपने को चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझो आप। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होता है जो DNA को किसी निश्चित स्थान से काटता है, और एंडो का मतलब अंदर से किसी निश्चित स्थान पर काटता है। तो अंदर से काटता है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रथम खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है हिंद सेकेंड। याद रखना, HIND मिलाकर मत रखना, इस प्रकार से लिखना है हिंद सेकेंड। हो गया। अब ये किस प्रकार से काटता है, ये किसी विशिष्ट अनुक्रम को पहचानता है, उसके आधार पर ही काटता है। और जो विशिष्ट अनुक्रम है उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम अनुक्रम। ये जो विशेष अनुक्रम है उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम अनुक्रम। अब इसका नामकरण कैसे दिया जाता है, जैसे मान लो हिंद सेकंड नाम दिया गया, तो हिंद के अंदर जो पहला H है ना ये वंश को बताता है, दूसरा IN बताता है इसके
क्या जाति को, ये वंश को बताएगा, ये किसको बताएगा, जाति को। डी और ये सेकंड है, ये क्या है इसका, ये इसका प्रभेद है डी और इसका ये प्रभेद क्रमांक है। चार चीजें याद रखना। ऐसे ही मान लो एक शब्द है आपके ई को R1, तो यहां पर ई कोलाई, इरिशिया कोलाई ये हो गया वंश, ये हो गई जाति, और ये क्या है इसका प्रभेद और ये प्रभेद क्रमांक। इस प्रकार से दो उदाहरण हैं। आप कैसे नामकरण देते हैं प्रतिबंधन एंजाइम का वो आपको याद रखना है। दो प्रकार के हो गए, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। कैसे काटता है, क्या करता है, विशेष अनुक्रम को पहचानता है और उस अनुक्रम को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। ये याद रखना डायग्राम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अपडेट नंबर वाले प्रश्न में तो क्या देगा, पर फिर भी मान लो दे देगा प्रश्न। इसमें याद रखना कौन सा डायग्राम किसके लिए है। इसमें क्या बता रखा है, इको R1 की क्रिया द्वारा पुनर्योगज डीएनए के निर्माण का चरण। तो पुनर्योगज के डीएनए के निर्माण को चरण को बताएं तो आपको याद रखना है कि देखो ये संवाहक डीएनए था, ये बाहरी डीएनए, ये वाहक डीएनए, ये बाहरी डीएनए, इसको इसमें फिट करवाना है। तो दोनों को एक ही किससे, प्रतिबंधन एंजाइम से कटवाया। जैसे प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है, इको R1। इको R1 क्या करेगा कि GAATC सीक्वेंस, TIC नहीं है, TTC सीक्वेंस है, वहां से क्या करेगा, ये पकड़ेगा, पहचान करेगा, उस सीक्वेंस में G और A के बीच में कटवा देगा। तो दोनों को सेम से काटा, काटने के बाद में दो छोर बन गए, चिपचिपे छोर हो गए, उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के लिए एंजाइम काम आएगा लाइगेज एंजाइम, और जो बनने वाला डीएनए उसको बोला गया पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, ये पैलिंड्रोम अनुक्रम क्या होता है याद रखना। ऐसा शब्द मान लो, अगर शब्द की बात करें तो ऐसा शब्द जो उल्टा सीधा समान पढ़ा जाए, जैसे मलयालम है, तेजू के पापा के जूते हैं, है ना, डालडा है, ऐसे याद कर लेना, ये सब पैलिंड्रोम है। लेकिन डीएनए के संदर्भ में बात करें तो ऐसा अनुक्रम जिसको अपन 5 से 3 दिशा में और दूसरे लड़ी में भी 5 से 3 दिशा में सेम पढ़े, उसको क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोम अनुक्रम। जैसे GAATC, इसको इधर से भी पढ़ा जाए, ये 5 से 3 में लिखा GAATC, तो इधर भी क्या लिखा जाएगा, GAATC, ये क्या हो गया, पैलिंड्रोम अनुक्रम है। या लिखा मैंने GATC, तो इधर भी क्या लिखूंगा, GATC। ये 5 से 3 है और ये 5 से 3 है, तो इधर जी इससे भी पढ़ा, इस लड़ी में 5 से 3 और दूसरी लड़ी में 5 से 3 सेम पढ़ा गया, या इस लड़ी में 3 से 5 और इस लड़ी में 3 से 5 सेम पढ़ा जाए, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम अनुक्रम। अब यहां याद कर रखना, पुनर्योगज डीएनए का आरेखीय प्रदर्शन, पुनर्योगज डीएनए का आरेखीय प्रदर्शन, और यहां दे रखा है पुनर्योगज डीएनए निर्माण के चरण। तो दोनों के एंजाइम के आपके चित्र हैं वो अलग अलग याद रखना, नहीं याद आए तो दोनों टिका देना जरूरत पड़े हिसाब से, सेम वही बात है, विशेष कोई बात है नहीं इसके अंदर, ये मैंने बताई दिया आपको। अब डीएनए के जो खंड है उनका पृथक्करण, 1.5 नंबर वाले प्रश्न में प्रश्न ठीक बनता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस को पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक आपके पास में डब्बा होता है, चेंबर होता है, जिसके अंदर जेल भरा होता है। जेल का मतलब यहाँ पर एगेरो जेल होता है। उस जेल के अंदर चलने के जैसा प्रभाव होता है। उसमें ऊपर के सारे कुछ कूप बने होते हैं। कूप के अंदर आपको क्या डालना है, चार्ज पार्टिकल डीएनए डाला। अब डीएनए आपने लिया और डीएनए इसके अंदर आपने डाल दिया, और फिर क्या कर दिया आपने, इलेक्ट्रोड लगा दिए उसमें, इसको चार्ज दे दिया, चला दिया। तो क्या होंगे, ये इसमें से मूवमेंट करेंगे, और चार्ज देने से जो हल्के जो पट्टियां होंगी वो जल्दी मूवमेंट कर जाएंगी, और मोटी पट्टियां हैं, वही मोटा आदमी चलने में जोर आता है, पतला आदमी जल्दी से भाग जाएगा। तो जो हल्की पट्टियां दूर चली जाएंगी, मोटी पट्टियां ऊपर रह जाएंगी। इस तरह से अलग अलग प्रकार के बैंड बन गए। ठीक है, अब ये जो बैंड बन गए, अब यहाँ से देखो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या इसमें क्या भरा जाता है, एगेरोज जेल शैवाल से प्राप्त करते हैं। किससे, समुद्री घास से। एगेरोज जेल को किससे प्राप्त किया जाता है, समुद्री घास, सीवीड से। छोटे आकार के बैंड नीचे बनेंगे। बनने के बाद इसको कैसे देखा जाता है, डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित करते हैं और पैराबैंगनी किरणों से अनावृत करते हैं, तब जाकर अपने को ये दिखाई देते हैं। उसके बाद में कैसे दिखाई देंगे, डीएनए होंगे वो चमकीली नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। उस पट्टी को इस एगेरो जेल से काट कर अलग करना क्या कहलाता है, छालन या इल्यूशन कहलाता है। तो पट्टियां नारंगी रंग की हैं, इथिडियम ब्रोमाइड का छिड़काव किया गया, पैरामैग्नेटिक किरणों से देखा गया, इल्यूशन की प्रक्रिया हुई। इन सब को आपको नाम याद रखना है पूरा। अब जो क्लोनिंग वाहक क्या होता है वो याद रखना। वाहक के अंदर क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, एक तो डायग्राम याद होना चाहिए, इसी क्रम से पूरा इसको रट लेना बढ़िया। PBR 322। अब इस वाहक के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक उसके अंदर ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ से क्या हो जाए, प्रतिकृति हो जाए। एक इसके अंदर क्या होना चाहिए, वर्ण योग्य चिन्ह। वर्ण योग्य चिन्ह में आपको क्या रखना है, रूपांतरण की परिभाषा याद रखना है, और अरूपांतर
की परिभाषा याद रखना है। मतलब वर्णियों के चिन्ह की आवश्यकता होती है, वो रूपांतरजन और अरूपांतरजन के बीच में पहचान कर सकता है। तो रूपांतरण की परिभाषा आपको याद रखनी है। क्लोनिंग स्थल होने चाहिए जहाँ से इसको क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काट सकता है। अब यहाँ खास बात क्या होनी चाहिए कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए तो एक ही स्थान होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए क्या हो सकते हैं, बहुत सारे स्थान हो सकते हैं। वो क्लोनिंग वाहक है, वो सबसे बढ़िया होता है। PBR 322 के बारे में यहाँ पर डिटेल में बता रखी है बात कि PBR 322 की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, वो आपको देख लेना है। उसके बाद में पौधों व जंतुओं के लिए अलग अलग प्रकार के संवाहक काम में लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखना आपको, पौधों के लिए एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस को काम में लिया जाता है, और पादप के जंतु के लिए आपको पश्च विषाणु है उसको आपके काम में लिया जाता है। किसके रूप में, वाहक के रूप में। ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये जहाँ चले जाएंगे वहाँ रोग पक्का ही पक्का करेंगे। तो इनमें रोगग्रसित भाग को निकाल कर उनके अच्छे जीन यहाँ पर ट्रांसफर करके अगर उसको भेजेंगे तो इसका मतलब ये 100% ही क्या करके आएगा, ये आपके जो चाहते हैं अपना काम कर देगा, वाहक का काम कर देगा ये। अब परपोषी भी ऐसा होना चाहिए जो झेल सके किसको, वाहक को। तो सक्षम परपोषी का ध्यान रखा है, क्योंकि DNA क्या होता है, आपके जलरागी अणु होता है, इसलिए आसानी से कोशिका झिल्ली में पार नहीं होता। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ क्या करते हैं, संधारित करते हैं, जिस पे इस पे क्या आ गया, आपके धनात्मक चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब इसमें क्या होगा, कोशिका भित्ति है, इसको जाने में आसानी होती है। फिर इसको क्या रखते हैं, बर्फ़ पे रखा जाता है, बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है, फिर उसमें 42 डिग्री टेम्परेचर करते हैं, फिर बर्फ़ पे रखा जाता है। ऐसी कुछ प्रक्रिया इसलिए कर जाती हैं कि ये वाहक है वो आसानी से इसके अंदर चला जाए। किसमें, परपोषी के अंदर। विधियां काम में लेते हैं, सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि, बायोलिस्टिक विधि। 2 विधि के बारे में बता रखा है, दोनों के बारे में आपको एक एक लाइन से पढ़ लेना है। अब पुनर्योगी DNA काम कैसे करते हैं, अभी तो क्या क्या साधन चाहिए थे वो बात आई थी। अब पुनर्योगी DNA प्रक्रम में अपन क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण करना है। DNA का पृथक्करण करो आप। अब DNA देखो, ऐसे तो बोल दिया कि ये फलां DNA के टुकड़े काटेंगे, लेकिन DNA आएगा कहाँ से। तो सबसे पहले जिस भी जंतु का DNA लेना है उसको किसी भी तरह से, उसके वीर्य से, उसके मूत्र से, उसके फिर आपके रक्त से, उसकी किसी कोशिका से आपने DNA लिया। DNA झिल्लियों से गिरा है तो DNA की झिल्लियाँ तोड़नी पड़ेंगी। अब मान लो आपने जीवाणु से लिया है DNA, तो लाइसोजाइम दो जिससे उसकी झिल्ली टूटे। आपने पादप कोशिका का लिया है तो सेलुलेज दें जिससे उसकी झिल्ली टूटे। कवक से लिया है तो काइटिनेज दें जिससे उसकी झिल्ली टूटे। झिल्ली टूटने के बाद DNA RNA के साथ बंधा हुआ है तो RNA को राइबोन्यूक्लियस एंजाइम दो, तो यहाँ से RNA हट जाएगा। प्रोटीन हटाना है तो प्रोटीएज एंजाइम दो। अब केवल और केवल क्या बचेगा, DNA बचेगा। और उसके बाद इस DNA में चिल्ड इथेनॉल, ठंडा इथेनॉल मिलाया तो क्या हो गया, DNA महीन महीन धागों के रूप में पेंदे में जमा हो जाता है। और इस प्रकार से उसको क्या कर लेते हैं, फिर अलग कर लेते हैं। अब जो आ गया ना ये महीन धागे, उनको क्या करना है, फिर वो पहले वाली प्रक्रिया विशिष्ट स्थलों से कटवाना है। कटवाने के लिए क्या करेंगे, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे दिया। जब ये कट गया, कटने के बाद क्या करेंगे, उसका वही DNA के ऋणात्मक आवेशित अणु विद्युत संचलन प्रकृति के द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस पद्धति के द्वारा क्या होंगे, मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट कर जाएंगे तो अपन को क्या कर लेंगे, उनको अलग कर लेंगे। जब अलग आ गए उनका क्या करना है, फिर वाहक के साथ जोड़ दिया। वाहक के साथ जोड़ दिया किसके द्वारा, लाइगेज एंजाइम के द्वारा। और अपने पास में क्या बना, पुनर्योगी DNA। कई बार मान लो इसकी संख्या कम रह गई तो प्रक्रिया करते हैं, संख्या बढ़ाने के लिए प्रक्रिया करते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर। इस समय देखो कोरोना भी चल रहा है तो PCR का बड़ा महत्व है। आपने देखो कोरोना में सुना होगा कि RT-PCR करा लो। इस PCR का मतलब क्या हुआ कि आपके नाक के अंदर, मुंह में जो सलाइवा लिया ना उसके अंदर मात्रा कम है, उस श्लेष्मा के अंदर मात्रा कम हो मान लो उस विषाणु की, उस कोरोना वायरस की, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, PCR पद्धति करते हैं, जिससे कुछ समय बाद में ही वो लाखों हजारों करोड़ों गुणा में बन जाता है। इसके लिए एक ताप स्थायी DNA पॉलीमरेज द्वारा पृथक किया गया, थर्मस एक्वेटिकस, ये याद रखना है यहाँ पर। ये 3 पद्धतियाँ हैं इसकी। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी DNA लड़ी को निष्क्रिय करने के लिए टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर दिया, DNA की दोनों लड़ियाँ अलग हो जाती हैं। अलग होते ही क्या करते हैं, उसमें अपन क्या मिला देते हैं, प्राइमर मिला देते हैं। जैसे ही प्राइमर मिला दिया फिर उसको वापस ठंडा किया जाता है, तापानुशीलन प्रक्रिया हो गई। फिर यहाँ पर क्या दिया आपने, DNA पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज कौन सा दिया, टेक पॉलीमरेज। और यहाँ पर बहुत सारे क्या दे दिए, न्यूक्लियोटाइड। तो टेक पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को पकड़ते पकड़ते क्या करेगा, पूरी चेन का निर्माण करवा देगा इस प्रकार से। तो एक DNA से 2 DNA बन गया। फिर ये प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है, फिर 2 से 4 बन जाते हैं, फिर प्रक्रिया दोहराई जाती है, 4 से 8 बन जाते हैं। और ये प्रक्रिया अगर कई समय तक होती रहे तो देखो 1 बिलियन बार भी,
मतलब 1 बिलियन गुना भी इसमें निर्माण हो सकता है डीएनए के अणु का। अब इन डीएनए कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है लास्ट में, तो रूपांतरजन, अरूपांतरजन वो सब अपन पढ़ लिया। और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, बाहरी जीन का उत्पादन प्राप्त करते हैं। इसके लिए पुनर्योगज प्रोटीन का निर्माण करते हैं, क्योंकि अंतोगत्वा हर किसी डीएनए का टारगेट क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन को यहाँ से पकड़ा जाता है, तो प्रोटीन का निर्माण हो गया। फिर इसके लिए अत्यधिक उत्पादन करवाया जाए प्रोटीन स्तर पर, तो यहाँ पर एक मशीन का उपयोग किया जाता है। उस मशीन को क्या बोलते हैं, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर एक बर्तन है, और बायोरिएक्टर में क्या क्या साधन होते हैं, क्या क्या अनुकूलतम तापमान होता है, क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, वो यहाँ दे रखी हैं। बायोरिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो दे रखा है यहाँ पर। ये डायग्राम याद रखना। 2 प्रकार के बायोरिएक्टर हैं, एक क्या है, साधारण विलोडन होज बायोरिएक्टर है, और एक दंड विलोडक होज बायोरिएक्टर है। तो 2 प्रकार के बायोरिएक्टर हैं। इससे अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर लिया प्रोटीन के रूप में। ये जो उत्पादन प्राप्त कर लिया, अब उसका लास्ट में क्या करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं कि वास्तव में वो सही है कि नहीं है, वो शुद्ध है कि नहीं है, और उसको व्यापार के लिए भेजा जा सकता है क्या। तो उसकी शुद्धता जांच करने के लिए और व्यापार तक भेजने के दौरान जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अनुप्रवाह संसाधन। तो 1 नंबर वाले प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है। इस तरह से छोटा सा पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। देखो इसके अंदर मुख्य प्रश्न अगर 1.5 नंबर वाला बनाए ना अगला, तो 1.5 नंबर वाला प्रश्न बनाए तो यहाँ से देखो एक इससे संबंधित कोई बात पूछी जा सकती है, प्रतिबंधन एंजाइम से संबंधित। उसके बाद में आपके पुनर्योगज डीएनए के बारे में पूछा जा सकता है, ये वाला बड़ा चित्र याद रखना, ये वाला चित्र याद रखना। उसके बाद में आपके मेन प्रश्न बनता है यहाँ से इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूछा जा सकता है, डायग्राम भी पूछ सकता है, वाहक का चित्र बनवा सकता है 1.5 नंबर के अंदर। और उसके बाद में आपका यहाँ पर आगे चलें तो उसके क्या प्रक्रम है, ये प्रक्रम 6 के 6 पद आपको याद रखने हैं, किस स्थान पर क्या क्या काम किया जाता है। और पीसीआर है, उसके बाद में क्लोनिंग वाहक का डायग्राम है, और शुरू में अपन जाते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। 3 इस पार्ट में 1.5 नंबर वाले प्रश्न में बनने के चांसेस रखते हैं। धन्यवाद।